स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि डिस्चार्ज ट्यूब कैसे बनी, और अगर डिस्चार्ज ट्यूब ना होती तो क्या हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ सकते, या उसको डिस्कवर अब तक किया गया होता, और प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या अब तक की गई होती, और इसी तरीके से एक्सरेज क्या डिस्कवर हुए होते। तो वो जो चीजें हैं जो डिस्कवर हुई हैं आपके पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एक्सरेज, वो बेस की गई थी किस पर? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स पर। अब अगर डिस्चार्ज ट्यूब ही ना होती तो एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते? तो हो सकता है कुछ भी होता, लेकिन हमने क्या करना है, देखना है कि डिस्चार्ज ट्यूब किसने दी। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो दी, इंट्रोड्यूस कराई, वो था आपके पास विलियम क्रूक। विलियम क्रूक जो एक फिजिसिस्ट था, उसने एक ट्यूब बनाई, और वो ट्यूब किसकी बनी हुई थी? थिक वॉल्ड ग्लास से बनी हुई थी। तो इसी तरीके से जब विलियम क्रूक ने ये बना ली तो इसको दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस्तेमाल किया। किस चीज की डिस्कवरी में? फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। इसको पहले तो विलियम क्रूक ने अपने लिए इस्तेमाल किया। वो कौन से भी एक्सपेरिमेंट्स है उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे काम के हैं तो उसको करने के लिए जो हमारे पास ये 3 डिस्कवरीज की गई है, तो इसको करने के लिए क्या किया, जे थॉमसन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया डिस्चार्ज ट्यूब को, और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। तो ये आपके पास थी क्या चीज? डिस्चार्ज ट्यूब। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस तरह की गई है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और वो किन किन चीजों से बनी हुई है। तो अब हम आ गए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पे। इसको डिस्चार्ज ट्यूब के अलग नाम भी हैं, दूसरे नाम भी हैं। वो कौन कौन से हैं? विलियम नोबल के कौन कौन से हैं? क्रूक्स ट्यूब, और इसी के साथ साथ कैथोड रेज ट्यूब। तो ये इसके दो और नाम है, एक तो हो गया डिस्चार्ज ट्यूब, और दूसरा कौन सा हो गया? क्रूक्स ट्यूब, और थर्ड वन जो है आपके पास कैथोड रेज ट्यूब। तो ये उसके 3 नाम है मुख्तलिफ। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है वो थिक वॉल ग्लास से बनी हुई है, या उससे समझने की कंपोज की गई है, और उसी के साथ साथ 2 इलेक्ट्रोड्स भी रखे गए हैं। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी समझ लें आप लोग। दो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, एक है आपके पास कैथोड और दूसरा आपके पास एनोड। कैथोड के पास होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड के पास है पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों मिले हुए हैं एक बैटरी से। जो इसके 2 एंड हैं वो बैटरी से मिले हुए हैं, और इसी ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप है। मैं वीपी लिख रहा हूं, वैक्यूम पंप। तो हम पहले क्या करते हैं, इस ट्यूब में से सारी जो चीजें हैं वो निकाल लेते हैं और इसको वैक्यूम कर देते हैं। फिर उसके अंदर हम थोड़ी सी गैस रखते हैं, और इतनी गैस इसमें डाल देते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो कितना बन जाए? 10 टॉर, जो बहुत ही कम प्रेशर है। हमारा जो नॉर्मल जो यहाँ पर प्रेशर होता है वो होता है 760 टॉर। ठीक है, तो यहाँ पर 760 नहीं है, बल्कि इसका प्रेशर बहुत ही कम है, जो है आपके पास 10 टॉर या 10 टॉर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपके पास वैक्यूम पंप है,
इससे उसका प्रेशर मेंटेन किया जाता है 10 टॉर पर ही। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। पावर सोर्स जो होती है उसकी वो क्या होती है, बैटरी होती है। और जो बैटरी होती है वो 5000 टू 10,000 वोल्ट, जो 10,000 वोल्ट इसको पावर प्रोवाइड कर रही होती है। उसी के बाद ही, उसके बाद ही जहां पे जो गैस है वो करंट चार्ज कैरी करने के काबिल होती है। पहली जो कंडीशन है चार्ज कैरी करने के लिए गैस के पास, वो ये है कि उसका प्रेशर बहुत ही मिनिमम हो। एवरेज या नॉर्मल प्रेशर पे गैस आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो जो है ना करंट को कैरी नहीं करती। पहले तो हमने उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल लो कर देना है, और उसके बाद हमने हाइट जो है ना वोल्टेज देना है, तभी जाकर जो गैस होगी वो करंट कैरी करना स्टार्ट करेगी। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, स्ट्रक्चर ऑफ क्रूक्स ट्यूब और स्ट्रक्चर ऑफ कैथोड रे ट्यूब। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन होगी और ये चीजें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे थ्रू क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर आप कैथोड रे ट्यूब भी कह सकते हैं। जी, तो अब यहां पे देख लें, आपके पास जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में क्या कह रहे हैं आपसे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में कह रहे हैं कि कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर हुई। हमने यहां तक तो पढ़ लिया कैथोड रेज की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह हुई। उसके बाद आपके पास की डिस्कवरी कैथोड रेज की किस तरह हुई, मतलब जो कैथोड रेज है उसको हमने किस तरीके से यूज किया और कौन कौन सी चीज हमने मेजर की, तब जाके हमें पता चला कि कैथोड रेज क्या होते हैं। तो कैथोड रेज का जो दूसरा नाम है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते होंगे, लेकिन फिलहाल जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आपने उसको फिलहाल भुला देना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब जब कैथोड रेज की बात आ जाती है तो कैथोड रेज जो नाम है वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी रे जिसका ताल्लुक कैथोड से कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसके नाम में है कैथोड रेज, तो इसका ताल्लुक कैथोड से कुछ ना कुछ है। तो कैथोड रेज में हमने क्या पढ़ा था, जो आपके पास विलियम क्रूक ट्यूब है उसमें था कि जो गैस होती है इसके अंदर, अच्छा यहाँ पे इसका छोटा सा वैक्यूम पंप भी होता है जिससे हम इसके अंदर वाले इंटरनल प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस है, अब वो कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका जो इंटरनल प्रेशर है वो पता है, और वो क्या था 10 टॉर। 10 टॉर, और जो पावर सोर्स थी वो कितनी थी 5000 टू 10,000 वोल्टेज, हमने इसको इतना पावर दिया था। तब जाके कभी भी गैस जो है वो ऑर्डिनरी प्रेशर पर और हल्के जो है ना वोल्टेज पर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो हमने उसके लिए क्या किया, जो इसका इंटरनल प्रेशर था वो हमने बिल्कुल डिक्रीज कर दिया 10 टॉर तक, और उसके बाद हमने इसको हाई पावर सोर्स दे दी जो 5000 टू 10,000 वोल्टेज दिया हुआ है हमने इसको। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो गैस है वो ग्लो हो रही है। यहाँ पर जैसे आपने ये सारा सेटअप कर लिया तो यहाँ पर जो गैस होगी वो ग्लो दे रही होगी, मतलब एक चमक होगी या उसको कुछ कलर होगा। तो हर गैस की जो ग्लो का कलर है वो अलग होता है। हीलियम का पिंक होता है, ये आपके लिए एक एग्जांपल है। तो हीलियम का जो कलर है वो कौन सा है, पिंक है, अगर आप उसको इस सेटअप के साथ इस क्रूक ट्यूब में डाल दें। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अब यहां तक तो पता चल गया कि हीलियम का कलर पिंक है या यहाँ पर ग्लो पैदा होगी, हमने ये चीजें कर ली, लेकिन यहां तक अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमने क्या कर दिया, इसका प्रेशर मजीद कम कर दिया, और वो प्रेशर कितना कर दिया हमने 0.01 टॉर। अब जब हमने इसका प्रेशर और भी कम कर दिया तो यहाँ पे जो ग्लो थी वो गायब हो गई, और यहाँ पे जो रेज हैं वो कौन सी बन गई, इनविजिबल। अब भी रेज निकल रही हैं लेकिन वो क्या है,
इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रही। जो ऐसी रेज है जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देती। अब उसके लिए हमने क्या कर दिया, जो इसकी जो वाल है उसमें हमने जिंक सल्फाइड जो है ना वो लगा दिया। अब उससे क्या होता है कि जिंक सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर चार्ज पार्टिकल से गुजारा जाए या किसी भी चार्ज सब्सटेंस से गुजारा जाए, किसी भी चार्ज चीज से जो गुजारा जाए, तो ये जो है वो कलर पैदा करता है, या ग्लो आप कह सकते हैं या कलर कह सकते हैं कि वो कलर देता है। तब हमें पता चलता है कि वाकई यहां से कोई रेस गुजर रही है या कुछ चार्ज पार्टिकल गुजर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां तक जो चीजें निकल रही थी वो हमने देखी, यहां तक जो चीजें निकल रही थी वो हमने देखी, और वो चीजें कौन सी थी, वो चीजें ऐसी थी जो कैथोड रेस से ट्रेवल कर रही थी। कहां से? कैथोड रेस से ट्रेवल कर रही थी और एनोड पर जा रही थी। कैथोड रेस से ट्रेवल कर रही है, एनोड पे जा रही है, तो इसी वजह से जो इन रेस का नाम है वो कैथोड रेस पड़ गया। उसके बाद हम आते हैं कि किस तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज है बनी और प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इसका नाम कैसे रखा गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद क्या किया गया कि जो जे थॉमसन था, जो जे थॉमसन था उसने 1897 में कहा कि जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज से, कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज तो किसी और ने बताया था, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल वही बात करेंगे। तो उसके बाद उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं मैटर के, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो जो जे थॉमसन था वो क्या था, नाम वाजे करके लिख लेता हूं मैं। अब यहाँ पे इसका P किसी जगह पर है, किसी जगह पे नहीं है, तो हम नहीं देते। 1897 में, ठीक है, ये डेट भी याद कर लें आप लोग। तो उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर वो नेगेटिव होता है और वो खुद इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस कहलाते हैं। और उसके बाद उसने क्या बात की, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी मैटर के। तो मैटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या चीज होगी, इलेक्ट्रॉन होगी। और ये बात किसने कही थी, जे थॉमसन ने। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त जब ये काम चल रहा था तो विलियम क्रूक ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। जो ट्यूब है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और विलियम क्रूक ये समझता था कि जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेज हैं, वो कोई रे नहीं है। मतलब उसकी जो वो रे से मुराद जो लाइट है, लाइट नहीं है वो, बल्कि एक पार्टिकल है। क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये जो है वो लाइट है या इस लाइट की किस्म है, लेकिन विलियम क्रूक ने क्या कहा कि ये लाइट नहीं है, ये एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम भी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। उसने ये प्रूव भी किया। तो वो चीजें हम उस फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे क्या है कि कैथोड रेज की खासियत क्या है। अब जो सबसे पहली जो खासियत है वो किसने बताई, 1869 में हिटोर्फ ने बताई। हिटोर्फ ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और इसने इसको प्रूफ भी किया। उसने सिर्फ कहा नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उसने इसको प्रूफ भी किया। और वो किस तरह प्रूव किया, उसने एक जो आपके पास विलियम क्रूक ट्यूब होती है उसमें एक ऐसा तरीका किया जिससे ये प्रूव हो सकता था, ये साबित हो सकता था कि वाकई जो आपके पास कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं। और उसके लिए उसने क्या किया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। अब उसकी शक्ल हम यहाँ इस तरह बना रहे हैं, हो सकता है कि इससे चेंज हो, लेकिन जो खास तौर पर जो शेप था वो लगभग इसी तरह था। तो इससे क्या हो रहा था, एक ओपेक ऑब्जेक्ट उसने जो रख दिया, उससे क्या हो रहा था, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके आर पार दिखाई ना दे सके। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके आप आर पार नहीं देख सकते। इसी तरह अगर आपके पास शीशा आ जाता है तो शीशे के आर पार आप देख सकते हैं, वो फिर हो जाता है ट्रांसपेरेंट।
तो ओपेक ऐसी चीज है जिसके आप आर पार नहीं देख सकते और जिससे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जिसने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, तो जो ट्रेवल कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम ट्रेवल कर रही थी, उससे क्या हुआ कि यहाँ पर शेडो बन गया, इसका क्या बना, शेडो बना। अब इससे ये साबित होता है कि ये जो शेडो था वो शार्प शेडो था, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि जो रेज ट्रेवल कर रही है या जो लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है या जो आप स्ट्रीम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रेवल कर रही है, वो क्या है, वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। और स्ट्रेट जो है वो किस जगह किस चीज से प्रूव हुआ कि जो ऑब्जेक्ट था दरमियान में या बीच में जो ऑब्जेक्ट था एनोड और कैथोड के, उससे क्या हुआ कि उसका शार्प शेडो बन रहा था उसकी अपोजिट सिमत में। तो इससे साबित हो गया कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेट ट्रेवल करते। उसके बाद जो प्रूफ विलियम क्रूक नहीं कह रहा था, आपको याद होगा विलियम क्रूक कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर रखते हैं और उनका एक मोमेंटम भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो उसको प्रूव करने के लिए विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया और वो क्या था, इसको लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उसने क्या कहा, उसने 1870 में क्रूक ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैव पार्टिकल नेचर। अब जो उसकी नेचर है वो कौन सी है, पार्टिकल नेचर है। उसने इसको प्रूव किया। वो किस तरीके से, उसने जो उसके पास क्रूक ट्यूब थी उसमें उसने क्या किया, वही सेटअप किया जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम जो उसमें मॉडिफिकेशन की गई अपनी चीज को प्रूव करने के लिए सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो इसने यहां पर एक फ्लाई व्हील लगा दिया, इसको फ्लाई व्हील का नाम दिया जाता है, जिसको हम मीका फ्लाई व्हील कहते हैं। ये बहुत ही हल्का और वजन में बहुत ही कम और बहुत ही पतला, ताकि ये जो है हल्के से जोर पे क्या हो जाए, हल्की सी फोर्स पे ये रोटेट करना शुरू कर दे। तो इसने जब ये सारा सेटअप कर लिया, इसने इसको करंट सप्लाई किया, तो यहां से जो रेज निकल रही थी उसकी वजह से क्या हुआ कि ये मूव करना शुरू हो गया, ये रोटेट करना शुरू हो गया। जो इस चीज का सबूत था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल उनकी नेचर होती है, क्योंकि अगर लाइट हो, लाइट किसी भी चीज को रोटेट या उसको जो है ना धक्का नहीं दे सकती, क्योंकि लाइट के पास ये ताकत नहीं है। किसी भी पार्टिकल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि किसी चीज को फोर्स कर सके, किसी चीज को धक्का दे सके। तो यहाँ पर जो क्रूक ने प्रूव किया वो ये किया कि जो इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो पार्टिकल नेचर रखते हैं और उसके अलावा उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उनके साथ साथ मोमेंटम भी होता है। तो आते हैं तीसरी चीज पर। तीसरी चीज क्या है, इन 1895 जे पेरिन ने क्या कहा, बल्कि कहा नहीं, उसने क्या किया उसने क्रूक ट्यूब के अंदर, क्रूक ट्यूब तो वैसी ले ली उसने जैसी थी और सेटअप भी सारा वही उसी तरीके से रख लिया हमने, उसने भी इसी तरह किया था। अब उसने यहाँ पे एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, और वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या थी, उसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसने इंट्रोड्यूस करवाई तो इसने देखा, अच्छा इसको थोड़ा सा नजदीक ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। आप पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो समझने वाली चीज है वो इन दोनों से इस फर्क नहीं पड़ता उसको। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से निकल रहा था, अब ये क्या था कि इस तरफ बैंड कर रहा था। जैसे ही उसने इसका सेटअप कर लिया और इसको करंट सप्लाई कर दिया,
जब ये पावर इसकी तरफ गया और यहां से रेज निकलना शुरू हुई तो वो रेज जो थी वो पॉजिटिव जो है ना साइड पर बैंड करना शुरू हो गई। जब पॉजिटिव साइड पर बैंड करना शुरू हो गई तो उसने कहा, आपने तो एक रूल पढ़ा होगा जिसमें क्या कहा जाता है कि जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। किसको? पॉजिटिव को। अब देख लें कि ये किस तरफ जा रही है, रे है वो किस तरफ जा रही है? पॉजिटिव की तरफ। तो जे पेन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव जो है फील्ड की तरफ बैंड कर रही है, इसकी वजह से उनके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है? नेगेटिव है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसके पास होता तो वो नेगेटिव की तरफ बैंड करते, लेकिन इस तरह नहीं था, उनके पास नेगेटिव चार्ज है, तभी उन्होंने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बैंड किया। तो जो चौथी आपके पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या चीज है? वो है इन 1895 विल्हेम रॉन्टजन ने क्या कहा? विल्हेम रॉन्टजन ने कहा कि अगर आप एनोड क्या ले लेते हो? एनोड अगर आप एक हैवी मेटल ले लेते हो, अगर आप एनोड की जगह पर जो एनोड का मेटल है उस पे आप हैवी मेटल ले लेते हो, एनोड जो आपको बना होगा, अब यहाँ पे क्या बना होगा? हैवी मेटल से बना होगा। तो जो इस हैवी मेटल को यूज करने से क्या होता है कि एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एक्स रेज प्रोड्यूसेस। तो जब आपके पास कैथोड रेज होंगे और कैथोड रेज हिट करेंगे एनोड पर, तो यहां से क्या चीज पैदा होगी? एक्स रेज पैदा होंगे। तो ये प्रॉपर्टी किसने इंट्रोड्यूस करवाई? विल्हेम रॉन्टजन ने। उसके बाद आपके पास पांचवी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी है कि दे कैन आयोनाइज, या दे कैन आयोनाइज गैसेस। ये गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास ये एबिलिटी है कि वो गैसेस को आयोनाइज कर सके। छठी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे कैन प्रोड्यूस ग्लो व्हेन जिंक सल्फाइड इज प्लेस्ड इन देयर वे। अगर उनके रास्ते में आप जिंक सल्फाइड रख दें इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, तब वो क्या करेंगे? ग्लो करेंगे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। अब जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो ये है कि थॉमसन ने बताया, थॉमसन ने क्या बताया? इन 1897 में उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर जो इलेक्ट्रॉन से मुराद जो कैथोड रेज हैं, और उसी कैथोड रेज ट्यूब में आप क्या कर दें? यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपने क्या किया? यहां पर जो है ना एक मैग्नेट रख दिया है, यहां पर साउथ पोल है उसका और यहां पर नॉर्थ पोल है। तो इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो, इस पे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ रहा, मतलब कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बैंड हो रहे हैं, और वो जो है ना इन दोनों के परपेंडिकुलर बैंड हो रहे हैं। तो जो साउथ और नॉर्थ पोल के दरमियान वाली जो लाइन होगी उसी पे वो बैंड हो रहे हैं, उनके परपेंडिकुलर। आठवीं प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो थॉमसन है उसने बहुत सारे जो है ना एक्सपेरिमेंट्स किए और डिटरमाइन किया कि जो चार्ज टू मास रेशियो है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, वो किस तरह है कि वो सभी गैसेस के साथ, विद ऑल गैसेस रिमेन्स सेम। एक तो उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया, किस तरह किया वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसने कहा कि अगर आप उसी जो आपके पास क्रूड ट्यूब है उसमें कोई भी गैस डाल दें तो जो रेशियो आएगा, चार्ज टू मास रेशियो जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसी तरह इसकी बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन ये जो 8 है आपके पास ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने ज़हन में बैठानी है।
जी अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख लें, इस डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो है वो कैसे डिटरमाइन किया गया, मतलब जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कैसे काउंट किया गया, वो कैसे कैलकुलेट किया गया। सबसे पहले जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि थॉमसन ने क्या किया कि अब दो चीजें, एक तो है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों ही इसी ट्यूब में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें रख दी। अब उसने क्या किया कि इसको पावर सोर्स दे दिया। अब फिलहाल यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो आपके पास कैथोड रेज हैं, ये आपके पास कैथोड है, ये आपके पास एनोड है। एनोड में हल्का सा होल करके सेंटर में, ताकि यहां से जो है ना कैथोड रेज जो है वो क्रॉस कर जाए। तो जो कैथोड रेज क्रॉस करके जा रही है एक लाइन, जो कैथोड रेज यहां से जा रही है वो डायरेक्ट P1 पे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि अब हमने यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कैथोड की रे है वो डायरेक्ट P1 पे स्ट्राइक कर रही है। उसने फिर क्या किया, उसने क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई कर दी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, सिर्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और देखा कि जो कैथोड रेज हैं, जो यहाँ पे जो कैथोड रेज यहाँ से जा रही है वो P1 के बजाय, ये जो आपके पास स्पॉट लगाया गया है P1 का, P1 के बजाय P2 पे स्ट्राइक कर रही थी। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द कैथोड रे बीम स्ट्राइक एट P2 स्पॉट। तो क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में और इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में जो कैथोड रे थी वो कहां पे स्ट्राइक कर रही है, P2 पे। इसने फिर क्या किया कि इन दोनों को हटा दिया और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया। तो उसने फिर से क्या देखा कि जो कैथोड रे यहां से जा रही है तो वो कहां पे स्ट्राइक कर रही है, P3 पे। वो ना P2 पे स्ट्राइक कर रही है ना P1 पे, बल्कि P3 पे स्ट्राइक कर रही है। उसने एक बार फिर से क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन जो है ना दोनों को अप्लाई कर दिया एक साथ। अब दोनों की मौजूदगी में जो रे थी कैथोड रे वो फिर से P1 पर स्ट्राइक कर रही थी। तो इसने क्या किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा था उसको सारों की जो कैलकुलेशंस है वो मैथमेटिक्स में करके उसने एक वैल्यू निकाली जिसको हम चार्ज टू मास रेशियो का नाम देते हैं, जो है 1.78820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। मतलब इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हो 1 kg आप इलेक्ट्रॉन उठा लें तो उस पर कितना चार्ज आएगा, 1.78820 इंटू 10⁻11 कूलम, इतना चार्ज आएगा 1 kg इलेक्ट्रॉन पे। या अगर आप एक जो है ना चार्ज की सिर्फ बात कर रहे हैं तो जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कितना है, इक्वल टू 1.78820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इस तरीके से उसने जो है ना चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन किया और हमें बताया कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है। और इसी तरीके से जो मेजरमेंट थी वो भी कंप्लीट हो गई और डिस्कवरी थी वो भी हो गई। जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो जे थॉमसन को जाता है। 1897 में उसने इस बात का जो है ना बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो पार्टिकल नेचर रखते हैं और इसी तरीके से वो स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं। और ये चीज़ें बताकर उसने जो है ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट कर ली और उसको 1906 में नोबेल प्राइज इसके लिए दिया गया था। तो अगर आपने इसमें से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।